नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मत सोचिए कि आप इस वक्त कोई आम वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सीधा आपके जहन में उतर जाएगी। दुनिया डोल रही है, जमीन कांप रही है और सियासत का तापमान अब मौसम विभाग नहीं, यूनाइटेड नेशन तय कर रहा है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन, लेबनान और अब भारत ने भी यूएन में एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर दुनिया चौंक गई है। सिर्फ मिसाइलें नहीं, अब तो मतभेद भी परमाणु जैसे भारी हो चले हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों जमीन हिल रही है, क्या ये सिर्फ भूकंप है या किसी बड़े सियासी भूचाल की दस्तक, क्या आने वाली सुनामी सिर्फ समंदर में उठेगी या इंसानियत की तमीज को भी बहा ले जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सोचिए और सवाल पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और दूर तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं, क्योंकि ये देश आपकी आवाज से ही जिंदा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस सच्चाई की तरफ जिसे टीवी की बहसें छुपा लेती हैं, लेकिन जमीन हिला देने वाली खबरें उजागर कर देती हैं। वहीं आज फ्रांस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं जिससे अब हमास और इजराइल दोनों की मुश्किलें और मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इधर भारत में उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है कि अब बैंक वालों के कारनामे सुनकर लोग शायद अपनी पत्नी को भी घर में नहीं, किसी तिजोरी में बंद करके रखने की सोचने लगे। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताऊंगा। आज की खबरें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तनाव नहीं बल्कि घरेलू हकीकत का भी आईना है। गज्जा के लिए भी अहम है और हिंदुस्तान के लिए भी, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हम जान सकें कि इस देश में इंसानियत के साथ खड़े लोग ज्यादा हैं या फिर शैतानियत के। आप कमेंट करते रहिए, मैं तब तक एक एक करके आपको बताता हूं आज की सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरें। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है रूस से। रूस के पूर्वी तट पर, जिसे कामचटका प्रायद्वीप कहा जाता है, आज एक भीषण भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है और यह समझ लीजिए कि 8.8 का भूकंप कोई मामूली झटका नहीं होता, बल्कि जमीन की चुप्पी को चीख में बदल देने वाला भूचाल होता है। जैसे ही यह भूकंप आया, समुद्र की सतह में उथल पुथल मच गई और करीब 3 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगी। स्थिति इतनी गंभीर है कि हवाई, जापान, अलास्का और यहां तक कि चीन तक में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान में लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर भाग रहे हैं। हवाई से जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि सड़कों पर लंबा जाम लगा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सुनामी के बाद की तबाही कैसी होती है। तो आज की तारीख में दुनिया एक बार फिर प्रकृति के उस रौद्र रूप के सामने खड़ी है जिसके आगे न तकनीक काम आती है न ताकत। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक इशारा है कि हम कितना भी आगे निकल जाएं, जमीन जब चाहेगी हमें वहीं गिरा देगी जहां से हमने शुरुआत की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक पोस्ट करते हुए कहा है कि तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, क्योंकि 3 मीटर ऊंची लहर अपने आप में बेहद खतरनाक होती है और इसमें कई जिंदगियों को निगल जाने की क्षमता होती है। तो जो भी लोग उन इलाकों में हैं, हमारी तरफ से उनके लिए यही दुआ है कि वो लोग सुरक्षित रहें, किसी को जान माल का नुकसान ना हो और ये जो कुदरती आपदा है जल्द से जल्द शांत हो जाए। अब आपको लिए चलते हैं गज्जा की तरफ, जहां से कुछ बेहद अहम अपडेट्स आ रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से यह खबर चर्चा में थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने एक ऐतिहासिक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सितंबर महीने में फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देने की दिशा में कदम उठाएगा। यह बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह एक राजनयिक संदेश था कि जब तक फिलिस्तीन को
एक देश का दर्जा नहीं मिलेगा। इजराइल का जुल्म यूं ही जारी रहेगा और चाहकर भी कोई उस जुल्म को रोक नहीं पाएगा। मैक्रों का यह बयान इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि G7 जैसा ताकतवर ग्रुप और संयुक्त राष्ट्र का अहम सदस्य देश खुलकर फिलिस्तीन के हक में खड़ा हुआ है। इस बयान का मतलब यह है कि अब शायद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के लिए न्याय की आवाज थोड़ी तेज सुनाई दे सकती है। इसी के बाद कनाडा सामने आया, फिर जर्मनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और अब अंततः आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने बहुत ही सटीक बात कही है और यह बात हमें धर्म, जाति, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठकर समझनी होगी। स्टारमर ने कहा कि सीज़फायर को लागू करने का सबसे पहला कदम यही हो सकता है कि फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया जाए ताकि इजराइल वहां अपनी मनमानी न कर सके। यह बयान बेहद साहसिक है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल जिस तरीके से गज्जा में कार्रवाई कर रहा है, अब समय आ गया है कि उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल गजा को पूरी तरह निगल जाएगा। इसके बाद उन्होंने हमास को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमास को भी सीज़फायर की शर्तें स्वीकार करनी होंगी। हमास को यह समझना होगा कि अगर वह जिद पर अड्डा रहा और गजा को मौत के मुंह में झोंकता रहा तो भविष्य में जब कभी शांति स्थापित होगी तब भी वह फिलिस्तीन पर शासन करने की स्थिति में नहीं होगा। यानी अब ब्रिटेन का भी यही मानना है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने चाहिए, उसे तुरंत सीज़फायर करना चाहिए और जिन बंधकों को उसने पकड़ रखा है उन्हें तत्काल रिहा करना चाहिए। बाकी वार्ता और समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तैयार बैठा है। हम बातचीत करेंगे, हम बीच का कूटनीतिक रास्ता अपनाएंगे, दो अलग अलग देश बनेंगे और दोनों देशों में चुनाव होंगे। इजराइल अपने आंतरिक मसलों को खुद संभालेगा, वहीं फिलिस्तीन में चुनाव होंगे। चुनाव के बाद वहां एक सरकार बनेगी और वहां के लोग जिसे चाहेंगे उसे अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन अगर हमास यह सोचता है कि वह अंतरिम सरकार बनाकर सत्ता पर काबिज हो जाएगा तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जहां तक मेरा आंकलन है, हमास शासन संचालन के लिए बना ही नहीं है। हमास एक ऐसा संगठन है जिसे दुनिया के अधिकांश देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसने दहशतगर्दी फैलाई है और चाहे कोई इस बात को दबे मन से माने या इससे असहमत हो, सच्चाई यही है कि इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। राजनीतिक शासन में वही लोग होने चाहिए जिनका हिंसात्मक अतीत न हो, जो अहिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हों। अगर शासन में कोई लड़ाका, झगड़ालू और हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बैठता है तो न केवल उस देश में बल्कि पूरी दुनिया में अशांति बनी रहती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, इसी के बाद आज संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पवथनेनी ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में फिलिस्तीन के समर्थन में बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आज भी दो राष्ट्र नीति यानी टू स्टेट पॉलिसी का वैसा ही समर्थन करता है जैसा पहले करता आया है। हरीश पवथनेनी ने गज्जा की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह इजराइल लगातार गज्जा पर हमले कर रहा है उसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। गज्जा के बच्चे 20-22 महीनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई अधूरी है, भूखमरी अपने चरम पर है। ऐसे हालात में सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है ठोस कदम उठाने की। भारत के राजदूत ने कहा कि इजराइल पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि वह गज्जा में हो रहे जुल्मों, सितम को रोके। अगर हम वास्तव में गज्जा के लोगों के लिए न्याय चाहते हैं तो केवल बयानबाजी काफी नहीं है, कार्रवाई जरूरी है। और ये बात भारत के राजदूत ने नहीं बल्कि भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से कही है। इसलिए जो लोग आंख मूंदकर इजराइल का समर्थन करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि भारत की आधिकारिक नीति फिलिस्तीन के समर्थन में है, न कि अंधभक्ति के रास्ते पर। जो लोग इजराइल को अब्बाजान बनाकर घूम रहे हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।
इजराइल उनका कोई अब्बा नहीं है। भारत एक स्वतंत्र नीति रखने वाला राष्ट्र है और वह न्याय के साथ खड़ा होता है। फिलिस्तीन भारत का पुराना मित्र है और यह रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से अब तक लगातार बना हुआ है। भारत की नीति हमेशा फिलिस्तीन के साथ संतुलन बनाए रखने की रही है। खैर, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और आज की यह खबर वाकई में मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा झटका बनकर सामने आई है। जब हम मध्य पूर्व के सबसे ताकतवर देश की बात करते हैं तो लोग अक्सर ईरान को याद करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश सऊदी अरब माना जाता है, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए हैं, डील्स की हैं और राजनीतिक रूप से खुद को हमेशा एक निर्णायक शक्ति की तरह पेश किया है। आज उसी सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश यही रही है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य हो जाएं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बन जाए। अगर ऐसा होता तो इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में खुला समर्थन मिल जाता और फिर वो मनमानी करने की स्थिति में होता। अमेरिका भी उसके साथ होता और बाकी दुनिया पर दबाव बनाना आसान हो जाता। लेकिन आज सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल दोनों को करारा जवाब दिया है। सऊदी अरब का स्पष्ट कहना है, जब तक फिलिस्तीन में सीज़फायर लागू नहीं होता, जब तक वहां एक औपचारिक सरकार नहीं बन जाती और जब तक टू स्टेट पॉलिसी यानी इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम अमेरिका और इजराइल के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अब्राहम समझौते पर भी सऊदी अरब ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस समझौते का उद्देश्य था कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश जिनके बीच पहले मतभेद थे, वे एकजुट होकर इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करें। लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि इस वक्त ऐसा करना फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात होगा। यानी साफ है कि सऊदी अरब ने भी इजराइल को आज बड़ा झटका दिया है। जिस इजराइल को अमेरिका अपना सबसे करीबी समझता है, अब वही इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। अब अगर हम इजराइल की स्थिति पर कायदे से नजर डालें और अलग अलग रिपोर्ट्स को सही माने, तो इजराइल अब यूरोपीय देशों में भी अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। नीदरलैंड्स ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि वह इजराइल की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। यह नीदरलैंड की ओर से आया एक आधिकारिक बयान है। उधर ब्रिटेन ने भी अब एक नया रुख अपनाया है। टू स्टेट पॉलिसी यानी इजराइल और फिलिस्तीन को दो अलग संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखने की मांग को दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र उनमें इजराइल के खिलाफ माहौल जगजाहिर है। खुद उनकी तमाम एजेंसियां गज्जा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सबसे पहले कहा था कि इजराइल को रोका जाना चाहिए, क्योंकि गज्जा में जो हो रहा है वह स्वीकार्य नहीं है। भारत ने भी अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। इधर सऊदी अरब ने भी इजराइल को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। तुर्की पहले से ही नाराज है, सीरिया के साथ टकराव चल रहा है और ईरान के साथ हालात युद्ध जैसे हैं। यानी आज इजराइल कूटनीतिक स्तर पर लगभग पूरी दुनिया में अकेला खड़ा नजर आ रहा है। एक समय था जब इजराइल को लग रहा था कि वह पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा और यहूदी नेतृत्व दुनिया पर नियंत्रण में रहेगा, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। अब सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है। बाकी दुनिया अब इजराइल की नीतियों से नाराज नजर आ रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश से है। यूपी से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। झांसी के एक बैंक से जुड़ा मामला है, जिसमें एक शख्स ने लोन ले रखा था। हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसका परिवार पहले ही शर्मिंदगी झेल रहा है। उस शख्स ने लोन तो लिया, लेकिन समय पर चुकता नहीं कर सका। बैंक वाले पहले समझाने आए, फिर धमकाया गया। जब पैसे फिर भी नहीं लौटाए गए तो बैंक कर्मचारियों ने कथित रूप से उसकी पत्नी को उठा लिया। जी हां, पत्नी को अगवा कर लिया गया और कहा गया कि जब तक लोन की रकम चुकाई नहीं जाती तब तक बीवी वापस नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए
क्या ये महिला के साथ बदसलूकी नहीं है? क्या ये अपहरण का मामला नहीं है? क्या ये जबरदस्ती और मानसिक उत्पीड़न का केस नहीं बनता? और अगर हां, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर अब तक चुप क्यों है? कब होगा इस पर एक्शन? ये भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, और ये जुड़ी है यमन से। कुछ ही समय पहले यमन ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इजराइल की डिफेंस फोर्स आईडीएफ का दावा है कि उसने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यमन की आर्मी का कहना है कि उनकी मिसाइलें अपने टारगेट पर सटीक तरीके से गिरी और सफल रहीं। इस हमले के चलते लाखों लोग बंकरों में छुपने पर मजबूर हुए हैं। यमन की ये मिसाइलें ना आयरन डोम को मानती हैं, न किसी थर्ड डिफेंस सिस्टम को। इजराइल को इससे गंभीर नुकसान हो रहा है, और ये बात खुद रिपोर्ट्स में भी सामने आ रही है। फिलहाल हमारे पास नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च टीम अगर कोई रिपोर्ट या आर्टिकल हासिल करती है तो वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ। तो आज की ये थी कुछ बेहद अहम खबरें। थोड़ी ही देर में एक और रिपोर्ट के साथ वापस लौटूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको लगता है कि ऐसी निष्पक्ष और सच्ची आवाज आगे बढ़नी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। दुनिया बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, और सच का सामना अब कोई टाल नहीं सकता। अब बस इतना याद रखें, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब सवाल मरते हैं तब लोकतंत्र भी धीरे धीरे खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें जरूरी हैं जो बिना डरे सच को सामने लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रिपोर्ट सीधा आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है। क्या वाकई इजराइल अब अकेला पड़ चुका है, या तस्वीर कुछ और है? मैं मिलता हूं थोड़ी देर बाद एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हां, सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तभी सत्ता सबसे ज्यादा खुश होती है। जय हिंद, नमस्कार।